तो स्वागत है आपका स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आप चाहो तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, तो मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ जो है चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ होते क्या है। तो पदार्थ वह होते हैं जिससे जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ किससे बनते हैं, पदार्थ का निर्माण किससे होता है, वो होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, पदार्थ का निर्माण जो है वो परमाणुओं से होता है। ठीक है, परमाणुओं से अणु, फिर पदार्थ मिलते हैं। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ जो है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, और पदार्थ से ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये पदार्थ आपको पता चल गया शायद से पदार्थ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, पदार्थ दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पदार्थ का हमने दो पार्ट में वर्गीकरण किया है, पदार्थ का दो पार्टों में वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो पदार्थ का दो पार्टों में वर्गीकरण किया है। जैसे कि एक है हमारे भौतिक 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 वर्गीकरण, और दूसरा हमारा रासायनिक वर्गीकरण है। ठीक है, दूसरा हमारा रासायनिक वर्गीकरण है पदार्थ का। तो भौतिक भौतिक वर्गीकरण में क्या आते हैं, भौतिक वर्गीकरण में आते हैं, भौतिक वर्गीकरण में जो भी पदार्थ का आकार, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ का आकार वो दिखता कैसा है। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ का आकार वह दिखता कैसा है, और उसका रंग आ सकता है। ठीक है, उसका रंग आ सकता है, उसका आकार आ सकता है। भौतिक वर्गीकरण में आकार, रंग आता है कि वो उसका रंग कैसा है। ठीक है, उसका आयतन क्या है, आयतन, उसका घनत्व क्या है, घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, ये सारे हमारे भौतिक उसमें आते हैं, किसमें, भौतिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में जो आता है वो आता है हमारा कि उस पदार्थ की प्रकृति क्या है। मतलब जैसे कि हमारा CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है, तो उसकी वो क्वालिटी है। ठीक है, तो वो रासायनिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पदार्थ का आपको भौतिक स्वरूप मतलब समझ आ गया होगा, भौतिक स्वरूप पदार्थ का। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक बात और, जैसे कि पहले के यूनान में जो होता था, और यूनानी दार्शनिकों ने, ये यूनानी वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने क्या बताया था, पदार्थ को बताया था कि पदार्थ जो है ना, पंचमूल मतलब 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आते हैं हमारे पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है, ये सारे जो हमारे पंच तत्वों से मिलकर किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ है, ये हमारे प्राचीन काल से यूनानियों ने और बहुत सारे दार्शनिक थे, उनने यह बताया था हमें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम पदार्थ के जो कण होते हैं उनके क्या क्या अभिलक्षण, मतलब पदार्थ के कण के क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण के गुण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके गुण। अगर गुण की बात करें तो पदार्थ के गुण में क्या आता है, जैसे कि पदार्थ का आकार भी आता है, और पदार्थ का उस पर क्या आकर्षण बल है, आकर्षण बल। कोई किसी वस्तु का निर्माण कैसे होता है, समझ लो ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड है, तो इसका निर्माण छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर होगा। ठीक है, छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर होगा, और इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। क्या, आकर्षण बल। ठीक है, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये आकर्षण बल होता है, ये पदार्थ की एक क्वालिटी है। ठीक है, और और अगर हम देखें, एक और क्वालिटी देखते हैं कि उनके बीच किसी किसी पदार्थ के भी रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान, जैसे कि वाटर है। ठीक है, वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो पानी के बीच में वो भी तो पदार्थ से बनता है। ठीक है, वो भी पदार्थ से मिलके बना है, जिसमें
अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उससे मिलके बना है। तो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, मतलब उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। जैसे कि हम कभी पानी में चीनी डालते हैं, या एक गिलास आप कप लो, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें आप नमक डाल दो, ठीक है, नमक डाल दो, तो नमक जो होता है पानी में घुल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में गैप हुआ, तो पदार्थ के बीच में गैप होता है, उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और क्या होते हैं पदार्थ के गुण? ये गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, जो कण होते हैं पदार्थ कण गति करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम कहें आप खाना बनता है, घर में कुछ खाना बनता है, ठीक है, या कभी मान लो अगरबत्ती होती है, जो आप अगरबत्ती जलाते हो, तो उसकी जो खुशबू होती है वो आपको दूर से ही आ जाती है, ठीक है, आपको दूर से ही आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? पदार्थ के कणों में गति होती है, ठीक है, पदार्थ के कणों में गति होती है। तो इसका कारण यह है कि पदार्थ के कणों में गति होती है। और इन पर तापमान, पदार्थ के कणों में तापमान और दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ऐसे ही जान लो, तापमान और दबाव का बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का तापमान बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस चीज़ के पदार्थ होते हैं वो अधिक गतिशील हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के पदार्थ जो होते हैं अधिक गतिशील हो जाते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों का अभिलक्षण हो गया, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ही किसी चीज़ का निर्माण होता है, ठीक है। अगर कोई कण आपस में आकर्षित ना करके प्रतिकर्षित करेगा, मतलब आपस में इधर को जाएगा, एक समझ लो एक पदार्थ इधर को जा रहा है, एक पदार्थ इधर को जा रहा है, तो इस चीज़ का जो है निर्माण नहीं हो सकता। अगर ये आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, तभी एक बोर्ड या किसी भी चीज़ का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अभी हमने अभिलक्षण में पढ़ा था। और अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं मतलब पदार्थ किस किस फॉर्म में मिलता है हमें, वो देखने जा रहे हैं। पदार्थ हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, पदार्थ की अवस्थाएं देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पदार्थ की मुख्यतः तीन तीन अवस्थाएं होती थी, ठीक है। पदार्थ की जो होती है मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है, तीन अवस्थाएं होती है। वैसे होती तो पांच है, पांच खोजी जा चुकी है, लेकिन आपको तीन याद रखनी है, मतलब तीन मुख्य है, तीन इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ की अवस्था होती है एक ठोस, ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, और एक होती है उसकी द्रव अवस्था, ठीक है, और एक होती है उसकी गैसीय अवस्था। तो ये तीन अवस्था हो गई, एक ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये सारी पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो हम बात करते हैं ठोस अवस्था की, ठीक है, हम ठोस अवस्था की बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो ठोस अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि ये पदार्थ है, ये मान लो कुछ भी चीज़ है, ये एक लकड़ी का गत्ता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपस में अणु होते हैं ना, अणु या जो पदार्थ कहते हैं, उनको पदार्थ कह सकते हो, अणु बाद में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ अणु या अणु मान लो, ठीक है, अणु परमाणु, परमाणु से मिलके बनता है। तो ये परमाणु होते हैं ना बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। ठोस में जो होता है परमाणु बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठोस में परमाणु बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। और इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है, ये ठोस की क्वालिटी है, ठीक है। एक और क्वालिटी जानते हैं अब, इसका जो आयतन होता है, मतलब इसका सरफेस होता है, सरफेस आयतन, ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप अगर एक गिलास ले, उसमें कुछ चीनी के दाने डाल दे, तो क्या चीनी के दाने का साइज़ बदल जाएगा?
नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब इसका एक निश्चित आयतन होता है। आयतन का मतलब वो होता है कि उस पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है, उसका मतलब आयतन होता है। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है जैसे कि एक गिलास है, ये गिलास है, हमने इसमें पानी डाल दिया कुछ, ठीक है, और उस पानी के द्वारा जो घेरा गया भाग होगा वो आयतन होगा, ठीक है। जबकि इसमें कितना पानी है, द क्वांटिटी होगी वो होगा द्रव्यमान, ठीक है, वो द्रव्यमान होगा। तो इसका निश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, ठीक है। अगर अब एक और चीज़ पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आप समझ लो किसी लोहे का आपके पास एक बक्सा है, ठीक है, यहाँ आपके पास लोहे की कील मान लो, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें, मान लो ये चीज़ है, इसको हम कंप्रेस करना चाहें, ठीक है, इसको कंप्रेस करना चाहे हथौड़े से पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर कंप्रेस करें तो एक स्थिति वो आएगी जगह टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा। तो मतलब इसमें जो होती है इसको कंप्रेस नगण्य संपीड़ितता कहते हैं, ठीक है। कंप्रेस जो होता है बहुत कम होती है, ठीक है, कंप्रेस नहीं हो पाते, ठीक है। द्रव का जो होता है निश्चित, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, आकार नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हम पानी को कहीं पे भी डालें तो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका जो आयतन होता है ना, आयतन मैंने भी आपको पढ़ाया था, आयतन जो होता है वो उसका निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित आयतन होता है। आयतन अभी अभी आपको बताया, जैसे कि किसी चीज़ में डाला जाए, इसका कोई सरफेस तो होगा, ये जगह तो घेरेगा, तो आयतन इसका निश्चित आयतन होता है, ठीक है। और ये ठोस से ठोस से ज़्यादा कंप्रेस हो पाते हैं, ठीक है। ठोस से ज़्यादा कंप्रेस कौन हो पाते हैं? द्रव, ठीक है, ठोस से ज़्यादा कंप्रेस हो पाते हैं। और एक और बात कि जो इनमें जो पदार्थ जो कि परमाणु परमाणु होते हैं, अणु, परमाणु, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, ठीक है। पदार्थ की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा दूर होती है ठोस की अपेक्षा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस, गैस की बात करते हैं, ठीक है, गैस, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं हम, तो जो गैस का होता है, गैस क्या होती है, इसका आयतन, इसका जो आयतन तो होता है, ठीक है, आयतन होता है, लेकिन इसका आयतन जो है कम करा जा सकता है, गैस का आयतन कम करा जा सकता है, ठीक है, गैस का आयतन जो है कम करा जा सकता है। और गैस को संपीड़ित भी करा जा सकता है, मतलब कंप्रेस भी करा जा सकता है, ठीक है, गैस को कंप्रेस भी करा जा सकता है। आपने देखा भी होगा, आपके घर में एलपीजी होगी, वो होती 29 kg के आसपास होती, 14-15 kg के आसपास होती है, और इतने छोटे सिलेंडर में आ जाती है, मतलब वो कंप्रेस हो जाती है, गैस का कंप्रेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो गतिज ऊर्जा होती है इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब एक बार हम कंपैरिजन करते हैं, ये ठोस मान लो, ठीक है, और ये द्रव मान लो, और ये गैस मान लो, इसका इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है, और कंप्रेस नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। और ये जो है द्रव, द्रव का माने तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, और कंप्रेस इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठोस से ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, ठीक है। और गतिज ऊर्जा इसमें कम होती है, इसमें कम होती है गतिज ऊर्जा, और इसमें ज़्यादा होती है। अब द्रव, गैस की बात करते हैं, गैस में क्या होता है, कंप्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेस यही हो पाते हैं, और इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है, गैस में। तो एक गैस में नाम याद रखना आप, एलपीजी और सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस, ठीक है। और सीएनजी की कंप्रेस
नेचुरल गैस, ठीक है, गैस, ये आप याद रखना। तो अभी हमने पढ़ लिया पदार्थ की अवस्थाएं, पढ़ ली हमने। पदार्थ की जो होती है ठोस अवस्था हमने पढ़ ली, ठोस अवस्था के गुण जान लिए हमने, ठीक है। अब इन बातों पे विचार करना, जैसे कि रबड़ बैंड, रबड़ बैंड ठोस होता है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर अगर बाह्य बल प्रयोग करते हैं तो वो खिंच तो जाता है, लेकिन बाद में अगर छोड़ने पे फिर से वापस ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पंज, जो हमारा स्पंज होता है, ठीक है, फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, वो भी हमारा एक ठोस होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। जब हम उसको दबाते हैं, जब उसको कंप्रेस करते हैं, तो वो वैसा मतलब उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन बाद में उसी आकार में आ जाता है, इसीलिए वह एक ठोस हुआ, ठीक है। तो ठोस अवस्था पढ़ लिया। अब द्रव अवस्था, द्रव अवस्था के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, द्रव अवस्था क्या होती है, ठीक है। गैसीय अवस्था के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, गैसीय अवस्था क्या होती है। जैसे कि इसमें ये जो क्रियाकलाप है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ये सारे क्रियाकलाप आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखो सीएनजी की फुल फॉर्म, ये सब आपको याद करनी है, ठीक है, ये कभी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में अगर आगे आएगा तो। देखो ये एक फिगर भी दी है, जैसे कि ये देखो ठोस में जो होता है, जो पदार्थ होते हैं वह बहुत समीप होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, और द्रव में जो होते हैं इससे थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में देखें, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इन सब के बीच क्या होता है, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल होता है, ठीक है, आकर्षण बल काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है, ठीक है, क्या पदार्थ अपनी आवश्यकताएं बदल सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हाँ, यस, जो पदार्थ है अपनी अवस्थाएं बदलता है, ठीक है। अब बदलता है कैसे वो अपनी अवस्थाएं, ठीक है, वो अपनी अवस्थाएं कैसे बदलता है। अब जैसे कि हम उसकी बात करते हैं, पानी की, ठीक है, पानी की बात करें तो जो पानी होता है हमें तीनों अवस्थाओं में मिलता है, पानी हमें तीनों अवस्थाओं में मिलता है, वो ठोस में भी मिलता है, वो द्रव में भी मिलता है, और वह हमें किसमें, गैस में भी मिलता है, ठीक है। वो कैसे मिलता है, समझ लो आपने एक पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, आपने पानी लिया, वो द्रव तो है, पानी जो है द्रव है पहले से ही, उसको आपने रेफ्रिजरेटर में डाल के जमा दिया तो ठोस बन गया, ठीक है, ठोस बन गया, ठीक है। अगर आप इस द्रव को या इस ठोस को या पिघलाना शुरू करें, इसमें नीचे इसको पानी से गैस में उबाले, ठीक है, इसके नीचे आग लगा के इसको गैस में रखे, गैस में उबाले, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो पानी आपने गैस में रखा होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, वह भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है, वो गैस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पदार्थ है अपनी स्थिति बदलता है, इसका कारण क्या है, तापमान, तापमान बढ़ने पे पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उनका जो आकर्षण बल वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण वो आपस में दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो पदार्थ के कण होते हैं दूर दूर जाने लगते हैं और अपनी अवस्था बदलते हैं, ठीक है। ये एक आपका कारण हो गया, तापमान के कारण जो है पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलता है। सेकंड जो रीज़न है वो उसका टेम्परेचर, सॉरी मतलब दाब, प्रेशर। अगर आपने जो गैस है उसको आप प्रेशराइज़ करो, मतलब उस पर दबाव डालो, खूब ज़्यादा दबाव डालो, तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दाब है वह क्या करता है, जो दाब है वह क्या करता है, पदार्थ की अवस्थाएं बदलता है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दाब के कारण ही बाकी बहुत सारी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है,
वो दाब के कारण ही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, तापमान और दाब दो अहम कारण है पदार्थ की अवस्था बदलने में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें। एक और, इससे पहले एक और चीज़ जान लो। देखो, ठोस तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों के बीच जो आकर्षण बल है वह पार कर जाता है, जिसके कारण नई अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जब एक ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जब एक ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपनी अवस्था बदल लेता है। अब देखो, जैसे कि गलनांक, अब गलनांक शब्द आपको याद रखना है, गलनांक, ठीक है। गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब आप वैसे भी बता सकते हो। गलना का मतलब क्या होता है? गलना का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पिघलना, ठीक है। तो जिस स्थिति में कोई भी ठोस पिघल कर, ठीक है, कोई भी ठोस पिघल जाता है मतलब बॉयल हो जाता है, बॉयल होता है, उड़ नहीं रहा, ठीक है, वाष्पन नहीं हो रहा, मतलब वो वेपराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, खाली उबल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसका गलनांक बिंदु। वह टेम्परेचर जिस पर आकर एक ठोस गल जाता है मतलब बॉयल होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम उस पदार्थ का गलनांक बिंदु, ठीक है। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक जो है ये 273 केल्विन है, ठीक है, 273.15 केल्विन है, ठीक है। ये बर्फ़ का गलनांक है जिसमें बर्फ़ पिघलने लगती है, ठीक है। अब हम और देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि एक और आपको देखना है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, आपको अब मैं समझाता हूँ इस बात को। स्पीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर बर्फ़ डाल दी और अब नीचे से आपने फ्लेम लगाया, ठीक है, मतलब आग लगाई। तो अब अगर आप एक थर्मामीटर की सहायता से इसका टेम्परेचर नोट करें, ठीक है, टेम्परेचर नोट करें, मान लो वो 24 था, टेम्परेचर क्या था? 24 था। फिर आपने क्या किया? आपने जो है गैस और ज़्यादा बढ़ा दी, आपने और ज़्यादा बढ़ा दी गैस, तो क्या हुआ? ठीक है, और ज़्यादा गैस बढ़ाई, फिर आपने थर्मामीटर डाला, ठीक है, तब भी इसका टेम्परेचर 24 ही होगा, इस पानी का टेम्परेचर फिर भी 24 ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो क्या होता है, जो ऊष्मा ऊष्मा आप बढ़ाते हो, फ्लेम से जो ऊष्मा आप बढ़ाते हो वह पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है, पदार्थ के आसपास और जितनी पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर जाती है, अवशोषित कर जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त है ना, देखो पता भी नहीं लग रहा कि आपने ज़्यादा गर्म भी किया फिर भी जो है टेम्परेचर बदला ही नहीं, ठीक है, फिर भी टेम्परेचर बदला ही नहीं, इसको क्या कहते हैं? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। एक और बात ध्यान रखने वाली है, जैसे कि उस समय क्या होता है, अगर हम ये पानी को गर्म कर रहे हैं, ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है, ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है, ठीक है, और ये पानी है ऊपर, तो क्या होगा, जो इसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा पढ़ा है ना मैंने, जो इसकी गतिज ऊर्जा है वह इसकी मतलब जो पानी पिघल चुका है पानी की तुलना में कम होगी और इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। इतना, आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बदलकर हम गतिज ऊर्जा जो है अवस्था को बदल सकते हैं, मतलब अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर और दाब बढ़ाकर, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम। चलो अब हमने, ठीक है, हमने गलनांक के बारे में जान लिया है।
अब हम क्वथनांक के बारे में जानते हैं। एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक के बारे में जानते हैं। क्वथनांक क्या होता है? जब आपका जो द्रव होता है, द्रव, जब आपका द्रव गैस में बदलने लगे तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक, ठीक है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है, तो वो क्या हुआ? उसका पानी का क्वथनांक हुआ, ठीक है। अभी हमने गलनांक और क्वथनांक पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। एक और बात, जैसे कि हमने देखा कि जैसे द्रव में ये बर्फ़ की अपेक्षा इधर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। वैसे ही जब हम वो क्वथनांक में बदलेगा और गैस में बदलेगा, तो जो गैस की होगी, जो भाप होगी ना, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा, जो उबल रहा होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ये डायग्राम दे रखा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है, द्रव से गैस में आता है, फिर गैस अवस्था से ठंडा होकर द्रव अवस्था में, ठीक है, फिर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है। अब और देखते हैं। अब आपको एक चीज़ और जाननी होगी, आपको जाननी होगी, आप प्रसुप्त प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको, ठीक है। गुप्त ऊष्मा मैंने बता दिया आपको, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडल दाब पर, मतलब 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ठोस को गलने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसको द्रव बनने में जितना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? गलने में जितना समय लगता है और जितनी ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए 1 किलोग्राम चीज़ को गलने में, उसको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको क्या कहते हैं? हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। ये याद करना है, उसको प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है। किसी ठोस को किसी ठोस को किसी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर जितना टेम्परेचर गलने में लगता है, ठीक है, 1 किलोग्राम को ठोस को जितना गलने में टेम्परेचर लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसकी प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है, उसको उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब देखते हैं दाब। दाब में परिवर्तन के कारण, जैसे कि मैं आपको बता रखा है कि दाब जो होता है, दाब के कारण भी पदार्थ की अवस्था बदलती है। जैसे कि हम अब देखते हैं, एक इसमें आपने CO2, जो आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो ठोस CO2 होती है, आपने गैसीय अवस्था में ठोस CO2 CO2 सुनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक ठोस अवस्था में भी CO2 होती है, ठीक है। एक ठोस अवस्था में भी CO2 होती है, जो जो क्या होता है जब उसको हम एक निश्चित वायुमंडलीय दाब देते हैं, ठीक है, एक निश्चित दाब लगता है, 1 एटमॉस्फेयर का जो दाब लगता है, वो ठोस अवस्था से सीधा सीधा गैस अवस्था में आ जाती है। मतलब ठोस से कोई भी पदार्थ पहले द्रव अवस्था में आता है ना, वो सीधा CO2 क्या होती है? सीधा ठोस से सीधा गैस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापतन, ठीक है। ऊर्ध्वा पतन ऊर्ध्वापतन ऊर्ध्वापतन क्या होता है? जब कोई चीज़ ठोस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वापतन, ठीक है। जैसे कि आप घर में देख लेना, कपूर की गोलियाँ होती है, कपूर की गोलियाँ, वो ऊर्ध्वापतन के कारण होती है, वो ठोस से सीधा गैस में बदलती है। और नैप्थलीन की गोलियाँ आती है, नैप्थलीन, ठीक है, उसकी गोलियाँ आती है, वो भी सीधा द्रव से मतलब ठोस से गैस में बदलती है। अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, उसको गर्म करने पे वो सीधा ठोस ठोस से वह गैस में बदलता है। तो इसको क्या कहेंगे हम?
ऊर्ध्वापतन, ठीक है, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। अब हम आते हैं वाष्पीकरण पे। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण पे आते हैं। वाष्पीकरण, तो हम देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण आपको पता ही होगा कि जैसे कि सूरज की गर्मी से चीज़ें गैस में परिवर्तित होती है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। गर्मी से हो सकती है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हवा, वायु। तो वाष्प में बदलने के कारण देख लेते हैं, वाष्प में बदलने के कारण, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण देखते हैं, वाष्पीकरण के कारण कारण क्या होता है। तापमान, तापमान जो है वाष्पीकरण को दर्शाता है, मतलब प्रभावित करता है। मौसम, कैसा मौसम है, और हवा, ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता, ये सारे जो है ये वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अगर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, ठीक है। अगर तापमान ज़्यादा होगा वाष्पीकरण अधिक होगा। द्रव मतलब अगर हवा चलेगी तो भी वाष्पीकरण होगा, ठीक है, क्योंकि जो हवा होती है वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स को हवा में उड़ा के ले जाती है, तो वाष्पीकरण होगा। अगर मौसम अच्छा होगा, धूप निकली होगी, तो भी वाष्पीकरण होगा, ठीक है। अगर मौसम बेकार होगा, बादल वाला होगा, तो वाष्पीकरण होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आएगी, तापमान कम होगा, तो वाष्पीकरण नहीं होगा। और किस वजह से वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कारण है सारे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण हैं, ठीक है। जैसे कि आर्द्रता, आर्द्रता भी ये वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जैसे कि आर्द्रता क्या होती है, वो वायु में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। जैसे कि कपड़े सूखते हैं धूप में, उसको भी वाष्पीकरण के कारण ही सूखते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है आपने जान लिया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं आपने जान लिए, ठीक है। और ये देखो ये सब कारण दे रखे हैं। आर्द्रता में कमी, ठीक है। वाष्पीकरण की गति से प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है। वायु गति से प्रभावित होता है वाष्पीकरण, बहुत सारे कारण दे रखे हैं। तो अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता क्यों होती है, ठीक है। मतलब वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा महसूस क्यों होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर अपनी हथेली पे, अपने हाथों पे, ठीक है, वो रखे, थिनर आता है ना नेल पॉलिश मिटाने वाला, वो रखे, तो क्या होता है, ये थिनर जो है आपके हाथ से ऊष्मा वो खींच के, ठीक है, थिनर खींच के ऊष्मा अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। आपके हाथ की ऊष्मा खींच लेता है। अब आपके हाथ से कोई ऊष्मा खींच ले तो आपको जाहिर तौर पर ठंडक महसूस होगी, ठीक है। आपके मतलब शरीर की गर्मी खींच के अब ऊष्मा अवशोषित करके अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे ही हम, जैसे कि एक और प्रश्न आता है यहाँ पर कि हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि क्योंकि इससे जो है अवशोषण अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है। सूती कपड़ों में हमें पसीना आता है गर्मियों में, ठीक है। तो जो सूती कपड़े होते हैं पसीने को बहुत जल्दी सोखते हैं, ठीक है। पसीने को बहुत जल्दी अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित पसीना जब तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है, किसी भी वायुमंडलीय गतिविधि के कारण क्या होता है, वो उसका वाष्पन हो जाता है, मतलब वह उड़ जाता है हवा में, उसका वाष्पन हो जाता है। और जब वो वाष्प बनता है तो हमारे शरीर से ऊर्जा खींचता है, ठीक है। जिसके कारण हमारे शरीर से ऊर्जा खींचता है तो हमारे शरीर को शीतलता का अनुभव होता है, मतलब थोड़ी सी ठंडक जैसी महसूस होती है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था पदार्थ की दो और अवस्थाएं, जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स रह रहे हैं वो हम सारे कल डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहो तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस विल हेल्प यू।